हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो उन सभी दोस्तों को शुभकामनाएं जो भी एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि कल फर्स्ट पेपर है, वो फर्स्ट पेपर है इतिहास भूगोल का। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर है। अब यहाँ पर हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आपको बताएंगे, यानी कि ये आपको बिल्कुल पढ़कर ही जाना है। थोड़ी सी यहाँ पर रणनीति की भी बात कर लेंगे कि पेपर के वक्त आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। और आपको जो कोविड-19 का जो स्व घोषणा पत्र दिया है उसे दोस्तों आपको भर के लेके जाना है। उसके 3-4 फोटोकॉपी निकला लीजिएगा। ये हो सकता है कि आपको रोज पेपर में लेकर उसे जाना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम यहाँ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक की बात करेंगे, यानी कि आपको इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है और भूगोल में कौन कौन से, यानी कि वो टॉपिक आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे, और हमने जो शॉर्ट नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी दोस्तों यहाँ पर शेयर किए हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये लास्ट समय है। अब आपको कब तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यानी कितना रिविजन करना है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आपको पुराना ही पढ़ना है, यानी कि उन्हें क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है। बाकी मैं जो यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ उन्हें भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और इनमें से ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनमें से हर बार प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कह रहे हैं कि इनमें से ही आएगा, बाकी ये टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इतिहास के दृष्टि से, भूगोल के दृष्टि से ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 पेपर फर्स्ट पार्ट ए। ठीक है, और यहाँ पर हम पूरे सिलेक्टेड टॉपिक बता रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपका आता है विश्व इतिहास। यानी कि देखिए इतिहास में आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर ध्यान देना है, इतिहास में आपको सबसे ज़्यादा देना है विश्व इतिहास पर ध्यान। ठीक है, और विश्व इतिहास के बाद आपको आधुनिक भारत पर देना है। तो विश्व इतिहास में यहाँ पर पुनर्जागरण और फ्रांसीसी क्रांति, मैंने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी है, पुनर्जागरण और फ्रांसीसी की क्रांति में। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। आप सिर्फ यहाँ पर सुनिए अच्छे से, और आपको जैसे कि एक आधे या 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में आपको ये सब टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। यानी आपको अब लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है। तो देखिए जो भी पुनर्जागरण है और फ्रांसीसी क्रांति, उसके जितने भी दार्शनिक हुए हैं और उनकी कृतियाँ, तो इनको आपको 3 मार्कर में तैयार करना है। इनसे 3 मार्कर हमेशा ही आता है, यानी कि हर बार इनसे 3 मार्कर आता है। तो जितने भी पुनर्जागरण और फ्रांसीसी क्रांति, ये दो मैंने बताया है, पुनर्जागरण और फ्रांसीसी क्रांति। अब ऐसा नहीं कि यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, यानी कि इसके अलावा जो आपने पढ़ के रखा है वो तो ठीक है, बाकी इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, ये भी आपको पढ़ के जाना है। और सबसे मोस्ट आईएमपी ये दो है, वर्साई की संधि और पेरिस शांति सम्मेलन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं लिखी है दोस्तों, यहाँ पर विल्सन के 14 सूत्र। ठीक है, तो विल्सन के 14 सूत्र जो हैं वो आपको यहाँ पर 6 मार्कर में पूछे जाने की संभावना है। तो आपको 3 चीज़ अच्छे से करना है। कौन कौन सी? एक तो पेरिस शांति सम्मेलन, वर्साई की संधि और विल्सन के 14 सूत्र, जो कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे थे विल्सन, उन्होंने 14 सूत्र दिए थे, वो आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद में देखिए इंग्लैंड, फ्रांस और औद्योगिक क्रांति में आपको सिर्फ कारण तैयार करना है, यानी कि कारण आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड की क्रांति के क्या कारण थे, फ्रांस की क्रांति क्या थे, औद्योगिक कारण क्या थे। मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं विल्सन के 14 सूत्र। और नेपोलियन का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, यानी विस्थापन नहीं, महाद्वीपीय सिद्धांत है इसका। महाद्वीपीय एक सिद्धांत था नेपोलियन का। आपके पास जो भी नोट्स या बुक है उसमें से आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आशा करते हैं कि सबने सिनॉप्सिस बना के रखे होंगे, और किसी ने सिनॉप्सिस नहीं भी बना के रखे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैंने जितने भी सिनॉप्सिस बनाए हैं इतिहास के या फिर अन्य अन्य सब्जेक्ट के, जैसे कि अर्थव्यवस्था के, वो सब आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। और बाकी आपको अभी ज़्यादा भटकना नहीं है, आपका जो पुराना है उन्हें अच्छे से यहाँ पर रिवाइज कीजिए और एनालिसिस करिए कि क्या क्या आ सकता है। और दोस्तों रणनीति आपकी देखिए, अभी मैं यहाँ पर अभी आपको रणनीति बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में जो प्रश्न पत्र आएगा, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि 5 मिनट आपको खुद को देना है, और 5 मिनट में आपको पूरा प्रश्न पत्र अवलोकन कर लेना है, यानी पार्ट ए भी और पार्ट बी भी। अब उसमें क्या करना है, देखिए अब तो आपको क्या है, कॉपी में ही आंसर लिखना है, और आपको एक प्रश्न पत्र अलग से भी दिया जाएगा, यानी कि कॉपी में जो प्रश्न होंगे उसी का एक प्रश्न पत्र आपको अलग से दिया जाएगा, वो आप घर पे लेकर आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वो प्रश्न पत्र आप घर पर लेकर आ सकते हो। अब आपको क्या करना है, 5 मिनट में पूरे पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको जो जो आ रहा है, यानी कि अभी तो आपको ये भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि पहले 3 मार्कर करेगी, 6 मार्कर करेगी, 15 मार्कर करे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको 3 मार्कर यहाँ पर सोल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट पेपर का पार्ट ए ही उठाना है, उसमें 3 मार्कर आपको सारे सोल्व कर लेना है। उसके बाद में डायरेक्ट आपको 15 मार्कर पर आना है। ठीक है, क्योंकि 15 मार्कर क्या है, ये हमारे ज़्यादा अंक के क्वेश्चन हैं और ये हमसे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 ही क्वेश्चन आएंगे, तो इन तीनों को पहले फटाफट यहाँ पर कर लेना है, या फिर आपने जो भी रणनीति बनाई है उस हिसाब से कीजिएगा। ठीक है,
तो और उसके बाद में लास्ट में 6 मार्कर यहाँ पर आपको करना है। तो दोनों पेपर में यही करना है, पार्ट ए में भी पार्ट बी में भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात हो गई है, हमने विश्व इतिहास में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली है। ये नहीं कि इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, इसके अलावा आपने जो पढ़ के रखा है वो पढ़ना है। बाकी ये टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये टॉपिक आपको विशेष तौर पर यहाँ पर देख कर जाना ही है। उसके बाद में प्राचीन इतिहास, देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उसका उद्भव, सिंधु सभ्यता का कैसे उद्भव हुआ है, और उसकी नगर नियोजन, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है, वो अपने नगर नियोजन के कारण ही जानी जाती है। तो उसके नगर नियोजन की विशेषता। अब देखिए यहाँ पर अभी बात करते हैं, तो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक दशा को आपको यहाँ पर तैयार करना है। और देखिए यहाँ पर अभी क्या पूछा गया था, एक संस्कार वाला क्वेश्चन आया है वैदिक काल से, सिर्फ एक संस्कार वाला और एक ऋग्वेद, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया है 3 मार्कर में वैदिक काल से 2014 से लेकर अभी तक के। तो आपको क्या करना है, जितने भी सारे वेद हैं, सामवेद, यथर्ववेद, संहिता, उपनिषद, है ना, वेदांत, ये सब क्या है, इनके 3 मार्कर और अन्य 3 मार्कर जो आपने तैयार किए हैं वो। उसके बाद में महाजनपद के उदय के कारण, ये आपको तैयार करना है, अलग अलग महाजनपद नहीं पढ़ना है, पूरा स्पेसिफिक एक ही टॉपिक पढ़ना है आपको, महाजनपद के उदय के कारण। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने मोस्ट टाइम पे लिखा है। देखिए दोस्तों, अब आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में कौन कौन से, मौर्य, गुप्त, कुषाण और शुंग, तो ये जो चारों वंश है, चारों वंश ही बहुत आईएमपी है। उसी बात में अगर हम मध्यकालीन भारत देखें तो वहाँ पर कौन है, मुगल। तो वहाँ पर मुगल की प्रशासनिक व्यवस्था, मिश्रित संस्कृति का उद्भव, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा आईएमपी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा, यानी कि ये विशेष तौर पर आपको तैयार करना ही है। और इन चारों में, मौर्य, गुप्त, कुषाण और शुंग में, उनकी प्रशासन की विशेषता अच्छे से तैयार करना है, प्रशासन की कला और संस्कृति भी तैयार करना है। बाकी जो प्रशासन की विशेषता है वो बिल्कुल शानदार तरीके से आपको यहाँ पर देख के जाना है। बाकी देखिए, मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ, ये जो टॉपिक लिखे हैं ये नहीं कि इनसे ही प्रश्न आएंगे, बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार करना ही चाहिए। यानी कि इन्हें मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ, इन्हें एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य में एक तो चंद्रगुप्त विशेष है, अशोक है और मेगास्थनीज है। अब मेगास्थनीज क्या है, मेगास्थनीज के जो भी पाटलिपुत्र का इन्होंने वर्णन किया था वो आपको अच्छे से देख लेना है। अशोक का धम्म वगैरह है, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो भी उपलब्धियाँ वगैरह है। अब गुप्त में क्या है, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य। ठीक है, इन दोनों की उपलब्धियाँ आपको तैयार करना है। समुद्रगुप्त के दोनों अभियान, जैसे उत्तर के अभियान और दक्षिण के अभियान, ये आपको देख लेना है। अब गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर कर लेना चाहिए। उसके बाद में फाहियान का भारत विवरण, फाहियान का एक भारत विवरण है, वो भी आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको छोटे बता रहा हूँ। बाकी ये हम टेलीग्राम में पहुँचा देंगे, वहाँ पर आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और ये चीज़ें आपको करके ही जाना है, यानी कि इनसे प्रश्न बिल्कुल ही आएगा। और आपको यकीन ना हो तो देखिए, कल का पेपर भी हम एनालिसिस करेंगे, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि मैंने क्या क्या बताया था। ठीक है, कुषाण में कुषाण, अब कुषाण शासक कनिष्क, ठीक है, कुषाण शासक जो कनिष्क था उसकी उपलब्धियाँ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। और शुंग में पुष्यमुत्र शुंग की उपलब्धियाँ, और हर्ष की उपलब्धियाँ, और हेनसांग का भारत विवरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र का वर्णन में, और ये फाहियान का भारत वर्णन, और हेनसांग का भारत वर्णन, और हर्ष के बारे में इन्होंने और जो भी बातें यहाँ पर लिखी है वो। अब दोस्तों अब आ जाते हैं दक्षिण भारत पर। दक्षिण भारत में संगमकालीन आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, संगमकालीन आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर आपको तैयार करनी है, क्या क्या थी। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियाँ आपको तैयार करना है। चोलकालीन राजनीतिक और प्रशासन की विशेषता। ठीक है, चोलकालीन, इसमें ग्रामीण प्रशासन आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये चोल साम्राज्य जो था इसी कारण जाना जाता है। और एक त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था, ये आपको अच्छे से यहाँ पर देख लेना चाहिए। यानी कि आपने सिनॉप्सिस वगैरह तो बना कर रखे होंगे, नहीं बना के रखे हैं तो हमने टेलीग्राम में पहुंचा दिए, वहां से आप देख सकते हो। और अब आपके पास सिनॉप्सिस वगैरह बनाने का टाइम नहीं है, आपको क्या है, अब विशेष चीज़ों पे आपको फोकस करके आपको एक बार उन्हें रीड कर लेना है। यानी कि रीड भी कैसे करना है, बिल्कुल एक बार कॉपी के पन्ने जैसे पलटते हैं इस प्रकार से। और कृष्णदेव राय के यहाँ पर उपलब्धियाँ आपको ये पढ़ लेना है। अब दोस्तों मध्यकालीन में आ जाते हैं। मध्यकालीन में इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक क्यों हैं, यानी कि जो सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे, इल्तुतमिश को कहते हैं। तो ये किस आधार पर कहा जाता है, रजिया का मूल्यांकन करना है। उसके बाद में यहाँ पर बलबन का राजत्व सिद्धांत ये पढ़ना है अच्छे से। अलाउद्दीन के विजय अभियान, ठीक है, अलाउद्दीन के जो भी विजय अभियान है, दक्षिणापथ और उत्तरपथ। उसके बाद में उसके आर्थिक सुधार यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ही जाना जाता है इस कारण।
और मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे सुधार किए हैं, बाकी वो सारे सुधार उनके क्या रहे, असफल रहे हैं, तो उसका आपको मूल्यांकन करना है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश और रजिया और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह, इनके क्या क्या सुधार हैं ये आपको अच्छे से आप एक बार आपको देख लेना है। उसके बाद में सल्तनत कालीन का प्रशासन, अब पूरा सल्तनत काल का आपको प्रशासन यहाँ पर तैयार करना है। यही इतनी ही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है, केवल इतनी ही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इनमें मैं आपको यहाँ पर 3 मार्कर नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट 6 मार्कर और 15 मार्कर में यहाँ आपको बता रहा हूँ। 3 मार्कर तो आपने तैयार करे होंगे, क्योंकि इतने काफ़ी दिनों से आप पढ़ रहे हैं, तो 3 मार्कर तो आपने तैयार करे हैं। बाकी यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंसाइज करने के वे में, यानी कंसाइज करने के वे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी कि आप अगर कोई भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या करें क्या नहीं करें, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर आपके थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कोशिश की है जो जो इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों मुगल में यहाँ पर कला एवं चित्रकला आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है, कला संस्कृति और चित्रकला। अब इसकी जो प्रशासन है, प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर बहुत आईएमपी है और एक सांस्कृतिक विशेषता। अब हुमायूं की असफलता के कारण क्या है, बाबर के विजय के कारण क्या है, बाबर के कौन कौन से अभियान हैं, ये तो आपने तैयार कर ही लिए होंगे। बाकी ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है, यानी कि इस बार ये सिलेक्टेड टॉपिक है, यहाँ पर से प्रश्न आने की संभावना है। ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न आएंगे, बाकी संभावना है। शेरशाह का राजस्व सुधार और अकबर धार्मिक नीति और राजपूत नीति। ठीक है, अब उसी प्रकार औरंगजेब की धार्मिक नीति और राजपूत नीति। अब इसमें आपको यहाँ पर अंतर भी पूछ सकते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति और औरंगजेब की धार्मिक नीति में क्या अंतर है, अकबर की राजपूत नीति और औरंगजेब की राजपूत नीति में क्या अंतर है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जो भी 3 मार्कर है आपको 3 पॉइंट में आंसर देना है। उसके बाद में यदि आपसे कुछ भी अंतर या आधार पूछा जाए तो आपको इस प्रकार टेबल फॉर्म में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, टेबल फॉर्म में आपको लिखना है और अंतर का आधार आप लिख दोगे तो बहुत यहाँ पर अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में आपको क्या करना है, एक तो प्लासी बक्सर का युद्ध, इसकी पृष्ठभूमि, कारण और महत्व। ठीक है, प्लासी का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बाद में बक्सर का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या कारण थे। उसके बाद में डलहौजी का साम्राज्यवादी और विलय नीति, डलहौजी की साम्राज्यवादी और विलय नीति आपको पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद में ब्रिटिश शासन भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, तो इससे अभी तक प्रश्न नहीं आया है, इससे एमपीपीएससी में अभी तक प्रश्न नहीं आया है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। और इस बार आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये ब्रिटिश शासन की भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, धन का निष्कासन का सिद्धांत वगैरह ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में भू राजस्व, स्थायी इरेजेदारी, रेयतवाड़ी और महलवाड़ी। ठीक है, तो ये 15 मार्कर में भी पूछ सकते हैं और ये अलग अलग 6 मार्कर में भी यहाँ पर पूछ सकते हैं और ये 3 मार्कर में भी आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, अब आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, अब आपके पास है सिर्फ पढ़ने का, रिविजन का। ठीक है, एक बार पलटने का। उसके बाद में खेड़ा और चंपारण का आंदोलन, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर है 1857। ठीक है, ये तो आपको तैयार कर ही लिया होगा आपने, 1857 के कारण, परिणाम और असफलता के क्या कारण रहे हैं। उसके बाद में भारतीय पुनर्जागरण के क्या कारण है, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज क्या है। उसके बाद में दयानंद सरस्वती और आर्य समाज भी इस प्रकार आप कर लीजिएगा, यानी कि पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ रहे, तो आप फटाफट यानी क्वेश्चन को देखते से ही आप आंसर लिख दो। उसके बाद में भारत में राष्ट्रवाद, उदय के तत्व एवं विकास और राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक आयाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये अलग अलग वैचारिक आयाम आपसे 6 मार्कर में आ सकते हैं। देखिए, उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी और समाजवादी। ठीक है, और पूरा आपसे पूरा वैचारिक आयाम जो है ये पूरा आपको 15 मार्कर में भी आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण है, इसके क्या परिणाम रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के बारे में आपको यहाँ पर तैयार करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी तैयार कर सकते हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी आपको एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद में देखिए ये चीज़ें यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न आते ही हैं हर बार, हर स्टेट पीसीएस में आते हैं। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता आपको अच्छे से पढ़ लेना। अब आ जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, जैसे शहादत खां ने कहाँ कहाँ आंदोलन किए थे, उसके बाद में कौन कौन से आंदोलनकारी है यहाँ पर मध्य प्रदेश के, तो इस प्रकार से तैयार करना है। मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है। उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका है, और स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है, और धन का निष्कासन का सिद्धांत के क्या प्रभाव थे। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ये आधुनिक भारत में ये पढ़ के जाना है। इसके अलावा भी पढ़ के जाना है, इसके अलावा 3 मार्कर भी पढ़ना है। बाकी ये मैंने यहाँ पर बताया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं दोस्तों हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में। अब इसी प्रकार हम पेपर 1 के पार्ट बी का भी यहाँ पर बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर मैं जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब मध्य प्रदेश में क्या तैयार करना है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल है ना, इसमें भी आपको धार्मिक स्थल, उसके बाद में पर्यटन स्थल, यानी कि 3 प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है। तो ये आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है, यानी कि पश्चिमी
और पूर्वी ये खजुराहो में है, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य के, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। पुरातात्विक स्थल और विकास के क्या कारण हैं, ठीक है। उसके बाद में विश्व धरोहर स्थल, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर 3 विश्व धरोहर स्थल है, ये आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में राजा भोज की उपलब्धियाँ, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह 1930 जबलपुर, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका है। अब दोस्तों यहाँ पर साहित्यकार से यहाँ पर 3 मार्कर के प्रश्न आते हैं, कभी कभी इनके योगदान के बारे में पूछ लिया जाता है। तो कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति, केशव, भूषण, पद्माकर, मान्यभट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मुक्तिबोध और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। तो इनकी जो कृतियाँ है, इनका क्या क्या योगदान है, तो ये भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भारत भवन देखिए, रंगमंच, वागर्थ, इस प्रकार से इसके कुछ कुछ अलग अलग वर्णन है, तो ये आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, बौद्ध तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, और हिंदू धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद में मालवा का सामाजिक जीवन और प्रमुख संग्रहालय में जैसे कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है, तो इससे MPPSC प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद में यहाँ पर मांडू खजुराहो की विशेषता, ठीक है। तो इतने ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके अलावा भी आपको तैयार करना है, बाकी ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब दोस्तों अब आ जाते हैं हम भूगोल वाले पोर्शन में, यानी कि पेपर पार्ट 2 भी, पेपर पार्ट 1 भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश और भारत, ठीक है, इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। मध्य प्रदेश का भूगोल और भारत का भूगोल, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। विश्व इतिहास से इतने नहीं आते, बाकी मैंने विश्व इतिहास से यहाँ पर 15 मार्कर में, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उससे जरूर प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो आपको ये 3-4 चीज़ें अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लोगे तो आपका 1-2 क्वेश्चन वो ज़्यादा एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो आपका यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये वेगनर का है। समुद्री नितल प्रसरण, ये हेरी हेस का है। और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत प्लस प्लेटों में संचरण किस प्रकार से होता है, अभिसारी संचरण, ठीक है, इस प्रकार से है, आपने पढ़े होंगे। उसके बाद में इनके सिद्धांत की आलोचना, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है, तो इसकी कहीं कहीं आलोचना भी की जाती है, वो तो किस आधार पर उसकी आलोचना की जाती है, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद में भूकंप की तरंगे, PSLV, ठीक है, PSLV जो भी तरंगे है, PSL। उसके बाद में यहाँ पर ये इसका कारण क्या है और प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। उसी प्रकार ज्वालामुखी में ज्वालामुखी के क्या क्या कारण हैं, उसके क्या क्या प्रकार है। तो प्रकार जो हैं ज्वालामुखी के वो 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में भूकंप और ज्वालामुखी में क्या अंतर है। उसके बाद में चट्टान और चट्टान के क्या प्रकार है, और वायुमंडल की संरचना वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, और एक सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों इतना आपको यहाँ पर विश्व इतिहास में विश्व भूगोल में आपको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने भारत लिखा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से आते हैं। 2nd नंबर पे है भारत, और 3rd नंबर पर, या यदि आप विश्व इतिहास छोड़ भी दोगे तो भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, विश्व इतिहास आप पूरा छोड़ सकते हो। बाकी मैंने जो टॉपिक बनाए इन्हें एक बार अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा बस। पर्वत, पठार, नदियाँ, जलवायु और जनगणना, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भारत से सिर्फ इन्हीं चीज़ों से प्रश्न आएंगे, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको एक एक बार यहाँ पर देख लेना है, नदियों की विशेषता, जलवायु है ना, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पर्वत, पठार कौन कौन से हैं, तो ये आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में आपदाग्रस्त जनजाति, तो ये विशेष तौर पर आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, बेगा, भारिया और सहरिया, ठीक है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की विशेष आपदाग्रस्त जनजाति है। उसके बाद में मध्य भारत के पठार की विशेषता और मालवा के पठार की विशेषता, सतपुड़ा मेकल श्रेणी का विभाजन और नर्मदा घाटी की भौगोलिक विशेषता, तो ये चारों आपको यहाँ पर तैयार करना है, क्योंकि बघेलखंड का पूछा जा चुका है और बुंदेलखंड का भी पूछा जा चुका है। बाकी ये मध्य भारत, मालवा का पठार, सतपुड़ा और नर्मदा घाटी का अभी तक नहीं पूछा गया है। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषता और इसे प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि मध्य प्रदेश की जलवायु की क्या क्या विशेषता है, उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है एक बार। उसके बाद में मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण, ये आपको पढ़ लेना है कहाँ कहाँ है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन की समस्या एवं समाधान क्या है। मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये जो 2nd वाला टॉपिक देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि कृषि के तरीके, ठीक है। तो कृषि के तरीके तो आपको तैयार करना है, बाकी आपको बागवानी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली, पशुपालन और इनके मुद्दे और समस्या, परिवहन, भंडारण, विपणन, ये कुछ भी तैयार नहीं करना है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या क्या बताया है, बागवानी और क्या बोले तो मुर्गी पालन, डेयरी, मछली और पशुपालन, तो ये इनसे प्रश्न नहीं आते हैं, ये आपको तैयार नहीं करना है, ये छोड़ देना है। मैंने यहाँ पर जो जो टॉपिक बताए हैं इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में खनिज उत्पादन के समस्या और समाधान, कोयला क्षेत्र का वर्णन, कोयला क्षेत्र कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। मध्य प्रदेश की राज्य खनिज नीति 2010 की विशेषता, ये आपको तैयार करना है, और एक मध्य प्रदेश खनिज संवर्धन नीति भी आई है, तो वो भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है एक बार अच्छे से।
उनकी विशेषता, केवल विशेषता तैयार करनी है नीतियों में। उसके बाद में भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, भौगोलिक आधार पर भी है, प्रशासनिक आधार पर भी है, और भी 2-3 आधार पर है। तो ये आपको यहाँ पर वनों का जो वर्गीकरण है वो आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण ये पढ़ लेना है। यानी अब मैंने यहाँ पर भौगोलिक और प्रादेशिक क्यों लिखा है, क्योंकि इससे अभी तक प्रश्न नहीं आया, भौगोलिक आधार का भी प्रश्न नहीं आया है और प्रादेशिक आधार का भी नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। वन क्षरण के कारण संरक्षण नीति और वन नीति 2005। ठीक है, तो देखिए वन के क्षरण के क्या कारण है, संरक्षण नीति, तो ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। मध्य प्रदेश में संचालित प्रमुख वन संरक्षण योजना, यानी कि वन से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार की कौन कौन सी योजना है, तो ये भी आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। गंगा और नर्मदा अफवाह तंत्र को समझाइए, तो इससे अभी तक प्रश्न नहीं आया, नर्मदा अफवाह तंत्र का अभी तक प्रश्न नहीं आया। यानी नर्मदा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो इसके पास कौन कौन से शहर बसे हैं, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर गंगा, उसके बाद में सिंचाई के प्रमुख साधनों का वर्णन, सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, 3 से 4 प्रकार के साधन है, तालाब, कुएँ, नलकूप, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और उनका कितना क्या प्रतिशत है यहाँ पर, ये भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और वन में आपको जो अभी वन नीति आई है, यानी 2019 वाली जो नवीन वन नीति आई है, वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, वन नीति नहीं, वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, वन नीति यहाँ पर ये 2005 में आई है, वन स्थिति रिपोर्ट आपको एक बार यहाँ पर पढ़ लेना है। उसके बाद में प्रमुख नदी घाटी परियोजना की विशेषता, जो भी नदी घाटी, जैसे सरदार सरोवर है, इंदिरा सागर है, और भी अन्य प्रकार की है, अशोक सागर, अवंती सागर, माता टीला बांध। उसके बाद में यहाँ पर उद्योग, तो कृषि आधारित और वन आधारित, तो कृषि आधारित और वन आधारित उद्योगों से अभी तक प्रश्न नहीं आया, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना कौन कौन से कृषि आधारित है, वन आधारित है। उसके बाद में राज्य उद्योग संवर्धन नीति। ठीक है, तो ये राज्य उद्योग संवर्धन नीति है, और दोस्तों वो जो है वो पहले मैंने बताई थी, वो खनिज नीति है, खनिज नीति 2005, और ये उद्योग संवर्धन नीति 2014 से इससे प्रश्न आने की संभावना है। और दोस्तों ये एक करंट का प्रश्न रहा था 2019 में, मैग्निफिसेंट एमपी इन्वेस्टमेंट समिट 2019 इंदौर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंदौर में आयोजित हुए थे, इसमें क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं, तो ये आपसे यहाँ पर 6 मार्कर में इसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो मुख्य परीक्षा है ये 2019 वाली मुख्य परीक्षा है। ठीक है, अब मंद उद्योग के क्या कारण है, यानी कि मध्य प्रदेश में मंद उद्योग के क्या कारण है, तो ये भी आपको तैयार करना है। अब ये आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, बाकी ये यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ पर भी ऐड हो सकता है। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि, अब जनसंख्या वृद्धि में 2-3 चीज़ें तैयार करना है, एक तो समस्या और निदान। जनसंख्या वृद्धि की क्या समस्या है, क्या निदान है, क्या कारण है। उसके बाद में जनसंख्या नीति 2000 सन 2000 का उद्देश्य, विशेषता और कमियां, उसके क्या उद्देश्य हैं, विशेषता क्या है और कमियां क्या है, तो ये आपको यहाँ पर जनसंख्या नीति में तैयार करना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रमुख जनजातियों का भौगोलिक वितरण, विशेषता, तो यहाँ पर प्रमुख जो जनजातियाँ है, जैसे कि गोंड, बेगा, भील, भारिया और सहरिया, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार करना है। आर्थिक एवं समाधान, ठीक है, आर्थिक समस्या क्या क्या है इनकी और इनका समाधान क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर इनके कुछ थोड़ी सी इनकी कुछ प्रथा वगैरह हैं, जैसे घोटुल प्रथा, भगोरिया और कड़कनाथ मुर्गा, जो कि अभी झाबुआ में मिला है ना, उसे जीआई टैग दिया गया है। सेला नृत्य, तो इनके कुछ कुछ विशेष प्रकार की कुछ प्रथा है, कुछ विशेष प्रकार के इनके नृत्य हैं, तो ये आपसे 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, ये आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पारिस्थितिकी कृषि क्या है और हरित कृषि क्या है और इनमें अंतर क्या है, तो ये आपको तैयार करना है। अब मैं यहाँ पर मृदा का लिखना भूल गया था, मृदा की विशेषताएं, भौतिक, जैविक और रासायनिक विशेषता, यहाँ पर आपको ये तीनों विशेषता अच्छे से तैयार कर लेना है, यानी कि आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, तो 1 से 2 घंटे में आपका ये पूरा रिविजन हो जाएगा। मैंने यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, तो ये इससे आपकी काफ़ी यहाँ पर हेल्प हो जाएगी, या फिर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा हो या किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हो कि लास्ट टाइम में आप क्या पढ़े, तो इन चीज़ों को आप रिविजन कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जो सफलता है वो सफलता आपके पहले से की गई तैयारी पर निर्धारित है, यानी कि पहले से यदि आपने तैयारी की है तो आपके यहाँ पर सफलता सुनिश्चित है। बाकी आप लास्ट टाइम में अगर कोई घबरा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी है, यानी कि ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा भी आपने जो पहले से पढ़ा है और जिन्होंने अच्छे नियमित तरीके से धैर्य, आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर तैयारी की है, तो वो यहाँ पर निश्चित ही सफल होगा। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश में कृषि की समस्या, पिछड़पन के कारण और उसे बढ़ाने के क्या उपाय हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश में जो कृषि प्रदेश हैं वो 5 हैं, और कृषि जलवायु प्रदेश यहाँ पर कितने हैं, 11 हैं। तो ये दोनों तैयार करना है कि 5 कृषि प्रदेश कौन कौन से, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है, और 11 कृषि जलवायु क्षेत्र, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी इसमें फसल होती है, यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, ठीक है, मृदा कैसी पाई जाती है, और कौन कौन सी फसल इसमें होती है, ये आपको तैयार करना है। मध्य प्रदेश की दलहन, तिलहन और व्यापारिक फसलों के वृद्धि के कारण, क्या वृद्धि के इनके कारण हैं,
ठीक है। अभी मध्य प्रदेश यहाँ पर गेहूँ उत्पादन में भी प्रथम राज्य बन गया है, तो इससे भी प्रश्न आ सकता है कि गेहूँ उत्पादन में प्रथम राज्य बन गया है, तो यहाँ पर गेहूँ उत्पादन की क्या क्या विशेषता है, किस किस प्रकार के इसमें खादों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में प्रमुख कृषि जैसे कि झूम कृषि, पारिस्थितिक कृषि, देखिए पारिस्थितिक कृषि से प्रश्न आ चुका है, तो अब यहाँ पर झूम कृषि, रेंचिंग खेती कृषि, और उसके बाद में यहाँ पर जीरो फार्मिंग और शुष्क कृषि और जैविक कृषि और इनका महत्व, इन सभी का महत्व यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश में कृषि कार्यक्रम और योजना जैसे कि मैंने यहाँ पर 2-3 योजना यहाँ पर लिख दी है, तो इस प्रकार से योजना से पूछे जा सकते हैं। खेल तालाब योजना क्या है, मेरा खेत मेरी माटी और किसान मित्र। अब दोस्तों यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण में तो आपको पता ही होगा क्या तैयार करना है। देखिए खाद्य प्रसंस्करण में आपको यहाँ पर क्या तैयार करना है कि उनकी जो जो संभावना है, जो महत्व है, उसका स्थान निर्धारण और उसके पूर्ववर्ती और अग्रवर्ती आवश्यकताएं और मांग और पूर्ति श्रृंखला, यानी कि जो आपका सिलेबस में जो पॉइंट दिया है वो आपको अच्छे से एक बार यहाँ पर पढ़ लेना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाद्य प्रसंस्करण है, इससे अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अभी ये लास्ट टाइम है, तो इसमें शायद प्रश्न आ भी सकता है, क्योंकि देखिए इससे प्रश्न आने की संभावना क्यों लग रही है, क्योंकि आप देखोगे कि एमपीपीएससी का अभी जो नया सिलेबस जारी किया है 2020 के नए सिलेबस में इसे प्रारंभिक परीक्षा में भी जोड़ा गया है और इसे मुख्य परीक्षा में भी जोड़ा गया है। तो आपको यहाँ पर इससे प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है, यानी खाद्य प्रसंस्करण आपको छोड़ना ही नहीं है, या आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है इससे यहाँ पर, क्योंकि देखिए कुछ तो इसमें विशेष बात है, जब तो इसे नए सिलेबस में जोड़ा गया है। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण से बिल्कुल निश्चित ही यहाँ पर प्रश्न आएगा। उसके बाद में देखिए आपदा। ठीक है, तो देखिए आपदा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपने तैयार कर भी लिया होगा। यहाँ पर मानव और प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी है, आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा के प्रकार कौन कौन से हैं, तो यही मानव और प्राकृतिक, और आपदा क्या है, इसका कारण क्या है, प्रभाव क्या है, उपाय क्या है। अब प्रमुख आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन, तो इनके क्या क्या कारण है, उपाय क्या है, इनके प्रभाव कहाँ है, और इनके कौन कौन से विशेष क्षेत्र है जहाँ पर ये आती रहती है। जैसे कि बाढ़ की बात करें तो अपना जो गंगा दोआब का जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है, तो वहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बाढ़ एक केरल में भी आती है। भूस्खलन की समस्या ज़्यादा कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में भूस्खलन की समस्या ज़्यादा है, और इधर हमारा पश्चिम बंगाल की तरफ, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात की समस्या ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आते हैं। और दिल्ली और उत्तर प्रदेश से नीचे के राज्यों में यहाँ पर क्या है, भूकंप की ज़्यादा समस्या है। और सूखा की तो आपको पता ही है, राजस्थान से सटे हुए राज्यों में यहाँ पर सूखा की समस्या है। तो ये प्रमुख क्षेत्र आप लॉजिक लगाकर भी लिख सकते हो। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था, इसकी विशेषता आपसे बिल्कुल निश्चित ही यहाँ पर पूछी जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर नीतिगत संस्था, अब यहाँ पर 3 प्रकार की है वैसे तो, जिला स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। तो यहाँ पर ये क्या है, नेशनल प्राधिकरण है। ठीक है, तो ये आपदा प्रबंधन संबंधित है, और उसके बाद में ये स्टेट का है, और उसके बाद में जिला प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, और ये नेशनल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, और ये स्टेट प्रबंधन प्राधिकरण है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उसके बाद में आपदा प्रबंधन की समस्या क्या है, उनकी चुनौतियां क्या है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपदा प्रबंधन वाले टॉपिक में आपने एक चीज़ और देखी होगी, सामुदायिक योजना, संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास। तो ये आपको तैयार नहीं करना है, ये कुछ भी तैयार नहीं करते हैं, इनसे प्रश्न नहीं आते। अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम केस स्टडी पर। तो देखिए यहाँ पर केस स्टडी में आपको देखिए जो भी केस स्टडी ली है सभी तैयार करना है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट कोई नहीं बता सकता। इसमें आपको अब मैं ये बता सकता हूँ कि इनमें आपको क्या क्या चीज़ पढ़ लेना है, कब आई घटना और स्थान क्या है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, सरकारी प्रयास क्या किए गए और आगे की क्या रणनीति है। अब 2 केस स्टडी मैंने और यहाँ पर लिख दी है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे लास्ट में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी जो कि 2020 में हुई है, और यहाँ पर एक आई थी केरल में बाढ़ आपदा। यहाँ पर बहुत सारे पैसे भी यहाँ पर डोनेट किए गए थे, ये 2018 की बात है दोस्तों। ठीक है, और विशाखापट्टनम वाली 2020 में आई है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको तैयार करना है दोस्तों। ये मैंने यहाँ पर आपकी कुछ थोड़ी सी मदद करने की यहाँ पर कोशिश की है। देखिए ये नहीं है कि इनसे यहाँ पर प्रश्न आएंगे, बाकी ये यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यही आपको तैयार करना है। देखिए यहाँ पर आपका कितना यहाँ पर वो है, यानी बोझ कितना कम हो गया। यानी कि आपको विश्व इतिहास अगर नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी भारत और मध्य प्रदेश का, भारत का भी नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मध्य प्रदेश का आपको पूरा यहाँ पर भूगोल यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। यानी कि मध्य प्रदेश के भूगोल से ही 50% यहाँ पर प्रश्न आते हैं। उसके बाद में यदि आपने खाद्य प्रसंस्करण और ये आपदा वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, और ये कृषि वाला, ठीक है, और एक मृदा वाला, तो ये आपने तैयार कर लिया, तो आपका यहाँ पर जो भूगोल है तो वो पूरा यहाँ पर बन जाएगा। बाकी भारत भूगोल में भी आप थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, जलवायु और जनगणना। ठीक है, वो जनगणना विशेष तौर पर यहाँ पर तैयार करना है, क्योंकि अब नवीन जनगणना के आंकड़े आने वाले हैं, तो आपको ये वाली जनगणना अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है।
तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको समझ में आया होगा क्या क्या टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना है, और इसकी पीडीएफ हम यहाँ पर हमारे ग्रुप में यहाँ पर भेज देंगे। उसके बाद में कल जो पेपर होगा, यहाँ पर जो पेपर है वो आप हमें प्रोवाइड करा दीजिएगा, उसका भी हम यहाँ पर एनालिसिस कर देंगे। और दोस्तों आप बिल्कुल आप अपनी तैयारी कीजिए, आपके पास अब समय गंवाने के लिए भी अब समय नहीं है। आप अच्छे से आप तैयारी कीजिए, आपने जो भी नोट्स या सिनॉप्सिस बनाए हैं तो दिन भर उसका आज अच्छे से रिवीजन कीजिए, रात के 12 बजे तक रिवीजन करिए, खूब पढ़िए, क्योंकि ये ऐसा समय बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और देखिए यहाँ आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो मुख्य परीक्षा आपके लिए बहुत ही बिल्कुल त्योहार की तरह है, ये एक त्योहार की तरह है, ठीक है। और इस परीक्षा में क्या करना है, आपको बिल्कुल एंजॉय करना है, आपको बिल्कुल एंजॉय करके देना है, यानी कि बिल्कुल एंजॉय तरीके से, जैसे कि आप सॉन्ग वगैरह सुनते हो तो किस प्रकार से एंजॉय करते हो, तो इस प्रकार से एंजॉयमेंट के साथ आपको यहाँ पर रिवीजन करना है, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी भटकाव से दूर रहे। बाकी जो लोग कुछ भी बता रहे हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड के साथ जो कोविड-19 का 100 घोषणा पत्र है वो आपको यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है। और अच्छे से आपका एग्जाम देना है। पहले कौन सा प्रश्न पत्र तैयार करना है, ये रणनीति आपको खुद ही बनाना है, खुद ही अच्छे से यहाँ पर रणनीति बनाना है। और आपका सबसे पहला आपका वर्क ये होना चाहिए कि 3 मार्कर हमसे एक भी ना छूटे, प्रश्न कोई भी ना छूटे। अगर आपसे थोड़ा भी आधा भी बनता है तो आप वो प्रश्न को लिखिए। देखिए ना लिखने से आपको उसके एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, यदि आप लिखोगे तो उसके आपको 1 से 2 नंबर मिलेंगे। और आप सबको पता है कि 1-1 2-2 नंबर कितने कीमती है। तो आप पूरी कोशिश ये कीजिएगा कि तय समय सीमा में आपको यहाँ पर पेपर सोल्व करना है। और आपको क्या करना है दोस्तों, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, भले वो नहीं आते हो आपको, ठीक है। आपका गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आपको क्या है, सारे प्रश्न यहाँ पर अच्छे से करना है, ठीक है। और अगर 1-2 प्रश्न अगर समय के कारण अगर छूट जाते हैं तो वो ऐसे प्रश्न छोड़ना है जो किसी से भी नहीं बना है, ठीक है। और आपको सरल प्रश्न में गलती नहीं करना है, वो आपको अच्छे से यहाँ पर कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जितना मैंने आपको बताना था बता दिया है। बाकी आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से भी यहाँ पर जुड़ सकते हो। और आपको क्या करना है, आज रात को 10 से 11 बजे तक आपको अच्छे से यहाँ पर रिवीजन करना है, ठीक है। खाना पीना भी साथ में आप करते रहें, उसके बाद में अपना रिवीजन भी करते रहें, बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ। घबराने की आवश्यकता नहीं, ये सोचिए कि अगर मैं नहीं कर सकता तो फिर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वाली आपकी सोच यहाँ पर रहनी चाहिए। और ये रहनी चाहिए कि मैं जो बना हूँ यहाँ पर मध्य प्रदेश के सबसे टफ एग्जाम निकालने के लिए बना हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आज के लिए मोटिवेशन है कि मध्य प्रदेश के सबसे टफ एग्जाम निकालने के लिए मेरा अवतरण हुआ है। तो इस प्रकार की सोच आपको रखना है, यानी कि आपको एक अधिकारी लेवल की यहाँ पर अच्छे सोच रखना है। और आपको थोड़ा सा एनालिसिस यानी एनालिटिक तरीके का व्यक्ति बनना है, कैसा कि क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा सकता, उस हिसाब से यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल का पेपर भी हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, हो सके तो अगर हमें पेपर मिल जाता है तो एनालिसिस कर देंगे। बाकी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।